नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने के फैसले ने इस विषय को राजनीतिक गलियारों में चर्चा से लेकर आम लोगों के बीच सामाजिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। राजनीतिक दल और अन्य संगठन अपने अपने वोट बैंक और राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर इसका विरोध अथवा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति से इतर बात की जाए तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, जिसे वोट बैंक की राजनीति ने संवेदनशील भी बना दिया है। दरअसल आज भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनकर इस सूची में सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जनसंख्या के विषय में पहले स्थान पर आने वाले भारत के पास इतने संसाधन और इतनी जगह है कि जिससे यह मातृभूमि अपने सपूतों को एक सम्मान एवं सुविधाजनक जीवन दे सके? तो आइए इसे कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के पास विश्व की कुल भूमि क्षेत्र का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 16.7% है। यहाँ यह बता दिया जाए कि विश्व के डेवलप यानी विकसित देशों की सामूहिक जनसंख्या 17% के आसपास है और अकेले भारत की जनसंख्या 16.7%। इस विषय का इससे भी अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि भारत के एक राज्य की जनसंख्या की तुलना कई देशों की कुल जनसंख्या से की जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील, महाराष्ट्र की मैक्सिको, बिहार की फिलीपींस, पश्चिम बंगाल की वियतनाम, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की तुर्की, कर्नाटक की इटली के बराबर। यह आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर रूप ले चुकी है। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस जनसंख्या के मामले में 9वें स्थान पर है और जो चीन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है, वो चीन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में चौथे स्थान पर आता है, जबकि भारत 8वें स्थान पर। यानी भारत के पास भूमि कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। कल्पना कीजिए, जब भारत यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ चीन को पछाड़कर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो क्या स्थिति होगी? क्या इन परिस्थितियों में कोई भी देश गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्या से लड़कर अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कल्पना भी कर सकता है? लेकिन इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस देश की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर हर विषय वोट बैंक से शुरू होकर वोट बैंक पर ही खत्म हो जाता है। खेती किसानी हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा जनसंख्या जैसे मूलभूत विषय ही क्यों न हो, सभी को वोट बैंक की राजनीति से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं पाते। विगत कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि सत्ताधारी दल अगर किसी समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में कोई कानून या नीति लेकर आता है तो विपक्ष उसके विरोध में उतर आता है। इस समय देश वाकई में अजीब दौर से गुजर रहा है, जहां समस्या से अधिक विकट देश के मौजूदा हालात हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक प्रेरित होता है, तो दूसरी तरफ इस विषय का राजनीतिकरण कर बड़े पैमाने पर इसका विरोध होने की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए जनसंख्या से संबंधित कोई भी कानून बनाने से पहले आवश्यक है कि इस विषय में जन जागरूकता लाई जाए। इससे लोग बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों और सीमित परिवार के फायदों से परिचित ही नहीं होंगे,
बल्कि इस विषय में दुष्प्रचार से भ्रमित होने से भी बचेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सोचा गया है। इसलिए प्रस्तावित नीति में परिवार नियोजन करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, तो अधिक बच्चों वाले परिवारों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन इस विषय को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के उलट अगर भारत के ही राज्य केरल का उदाहरण लिया जाए तो केरल में सबसे कम सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होने के साथ साथ उच्चतम जीवन प्रत्याशा और उच्चतम लिंगानुपात है, यानी जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रण में है, लोगों का जीवन स्तर बेहतरी की ओर अग्रसर है और लड़का लड़की का अनुपात भी देश में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि केरल केवल जनसंख्या के मामले में ही बेहतर नहीं है, वो साक्षरता के मामले में भी सबसे अधिक साक्षर दर के साथ भारत का अग्रणी राज्य है। जबकि उत्तर प्रदेश न सिर्फ जनसंख्या के मामले में 36वें स्थान पर है, बल्कि लिंगानुपात में भी 26वें पायदान पर आता है। यहाँ यह बता दिया जाए कि केरल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यह समझें कि जनसंख्या को कानून से ही नियंत्रित किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है। कानून अपने आप में अपर्याप्त रहेगा जब तक लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार न करना चाहें। इसलिए सरकार चाहे किसी राज्य की हो या केंद्र की, जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय पर जल्दबाजी में कानून लाकर जनसंख्या को कितना नियंत्रित कर पाएगी यह तो समय बताएगा। लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा जरूर दे देगी। जैसे हमने प्लास्टिक को कानूनी तौर पर बैन करने से पहले देश में प्लास्टिक मुक्त को जन आंदोलन बनाया। देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता को भी जन आंदोलन बनाकर उसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित की, उसी प्रकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून के साथ साथ जन जागरूकता के लिए भी विभिन्न अभियान चलाएं ताकि लोग स्वेच्छा से इसमें भागीदार बने और विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। चूंकि वहाँ के लोग जागरूक हो चुके थे, इसलिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के समय विपक्षी दलों के विरोध को जनता का समर्थन नहीं मिला। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनावों में भी स्थानीय लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित गुपकार गठबंधन को नकार दिया था। इसलिए जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों और सीमित परिवार के फायदों के प्रति अगर लोग जागरूक होंगे तो कोई दल, कोई संगठन वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। अतः वर्तमान परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जितना जरूरी है उतना ही जन समर्थन भी जरूरी है, जो जन जागरण से ही संभव है। साभार डॉक्टर नीलम महेंद्र, लेखिका, वरिष्ठ स्तंभकार। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।